हेलो। आज हम लोग ये रिलेशन स्टार्ट करेंगे। रिलेशन में सबसे पहले आपको जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, जैसे अगर ए और बी दो सेट्स हैं तो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी होता है। और ए एंड बी आर एनी टू सेट नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं? अगर ए में मान लो 1 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 0 1 एलिमेंट्स हैं, तो जब ए क्रॉस बी लिखोगे तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट बना के एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर इसी तरह से 1 का फिर ये वाले 1 के साथ बन के दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, 2 का फिर अलग से 0 के साथ एक ऑर्डर पेयर, और ऐसे करके 2 का 1 के साथ ऑर्डर पेयर। कुल मिला के 4 एलिमेंट्स हुआ। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है, 2 इंटू 2 कितना हुआ? 4। ठीक है, अब जैसे मान लो कि 3 3 और उसका एलिमेंट है, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 है और b इज इक्वल टू सपोज करो a b c है। ठीक है, ए बी सी है। अब आपको चाहिए ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 कॉमा ए, मैंने इसका पहला एलिमेंट उसका पहला एलिमेंट। फिर जैसे 2 कॉमा 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए, है ना। फिर इसी तरह से 2 कॉमा बी, 1 कॉमा बी और 3 कॉमा बी, और फिर उसके बाद 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। थ्री कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 3 कॉमा ए। ठीक है, फिर ये लिया आपने 1 2 कॉमा ए होगा, 2 कॉमा ए, फिर 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। फिर उसके बाद इस तरह से 1 कॉमा ए, 2 कॉमा 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा सी छुटा हुआ है ना। सबका सबके साथ होना चाहिए। जैसे 1 का ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, तो 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी। ठीक है, फिर 2 का ए, 2 का बी, 2 का बी, और फिर 2 का सी। 2 का सी। ठीक है, फिर 3 का ए, 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी। ठीक है, कुल देखो 3 गुणे 3 9 होने चाहिए। 3 3 6 3 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 3 इधर, फिर 3 इधर। ये 3A 2 बार लिख गया, एक ही बार लिखा जाएगा, समझ रहे हो? गलत हो गया था। तो 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, फिर 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, फिर 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी। कुल 9 एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स। 3 इंटू 3
इक्वल टू 9 एलिमेंट्स होंगे इन ए क्रॉस बी। अब अगर यही आपको बी क्रॉस ए लिखना हुआ तो पहले बी वाले एलिमेंट्स को पहले लिखोगे, माने इसको पहले इसको बाद में। तो कैसे करोगे, एक एलिमेंट इसका उठाओ, उसके तीनों पेयर एक साथ लिख दो। जैसे A,1, A,2, A,3, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक एलिमेंट उठाओ उसके तीनों के साथ, तो B,1, B,2 और फिर B,3, C का तीनों के साथ C,1, C,2 और C,3, ठीक है। तो A क्रॉस B क्रॉस है। एक चीज नोट करिए कि A,B और B क्रॉस A दोनों बराबर नहीं होते। A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ठीक है। ये तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने का, ठीक। अब इसमें कुछ देखिए रिजल्ट्स हैं, वो जो हैं आप पूछे गए हैं आपके उसमें, है ना। इफ A, B, C, D आर एनी 4 सेट्स देन फॉलोइंग यूज आर सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसमें पहला है A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। A क्रॉस B इंटरसेक्शन C is equal to A cross B intersection A cross C. A cross B minus C is equal to A cross B minus A cross C. If A is a subset of B, then A cross A is subset of A cross B intersection B cross A, and A cross C is subset of B cross C for any set C, है ना। फिर if A and B, A subset of B and C subset of D, then A cross C is subset of B cross D. A cross B intersection C cross D, A intersection C cross B intersection D. And similarly A cross B intersection B cross A is equal to A intersection B cross B intersection A. अब एक चीज और नोट कर लीजिए, इफ ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, माने ए और बी में 3 एलिमेंट्स कॉमन है, देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, ठीक है। दोनों में फिर n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होता है। अब इसमें जो पूछा गया था आपके उसमें 2006 में पूछा गया था कि अगर A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है को प्रूव करना था, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये 2005 में पूछा गया था, सॉरी। तो अब इसमें करते क्या है कि आपको एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, इसका लेके चलोगे और दिखा दोगे ये इसका है, फिर उल्टा लेके चलोगे, इसका लेकर चलोगे, इसका दिखा दोगे, ऐसा करना होता, ठीक है। तो पहले हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी लिया। तो अब ऑर्डर पेयर में क्या होता है, ये पहले का होता है, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए लिख दिया, कॉमा देकर वाई बिलोंगिंग टू बी इंटरसेक्शन सी, फिर बी इंटरसेक्शन सी को ब्रेक किया, वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी है। इंटरसेक्शन में दोनों में होता है सेट्स में। अब फिर उसको अलग अलग करके लिखे, x बिलोंग्स टू a, कॉमा y बिलोंगिंग टू b एंड x बिलोंगिंग टू a, कॉमा y बिलोंगिंग टू c। इस तरह से एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c, ठीक है। फिर एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c हो गया। इसको जब आप कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो एंड बीच में होने के कारण इंटरसेक्शन लगा दिए। अब इसका मतलब हुआ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, पहला पार्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, RHS लेके चलेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी एंड ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। फिर उसके बाद क्या किए, इसको ब्रेक किए, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी
and A belongs to A, B belongs to C, implies A belongs to A, comma, B belongs to B and B belongs to C, implies A belongs to A, comma, B belongs to B intersection C लिख दिए और उस तरह से हम पहुंच गए वहाँ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। हमने क्या दिखा दिया, A क्रॉस B क्रॉस इंटरसेक्शन A क्रॉस C सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो फ्रॉम 1 and 2 जो पहला रिजल्ट निकाले थे और दूसरा, ये दोनों से क्या लिखा, दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रूफ आए हैं पहले, अभी भी आ सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल। तो मैंने एक ठोकर दिया है, आप बाकी ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर किताब से देखिएगा, नहीं तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा। ये इतने सारे रिजल्ट्स हैं, कभी कभी पूछता है, जरूरी नहीं हर बार पूछे। ठीक है, ये तो हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आइए रिलेशन पे, रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन ये होते हैं, रिलेशन जो होता है, let A and B be two sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B। माने जो रिलेशन आप बनाओगे A और B के बीच में, वो एक सबसेट होता है A क्रॉस B का, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने लिया है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन वी राइट इट एज, माने ऐसे आर लिखोगे बड़े में और इधर राइट लेफ्ट सफिक्स में लिख दोगे वो ए और राइट सफिक्स में लिख दोगे बी, ऐसे लिखा जाता है। विच इज रेड एज ए रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर। इफ A and B are finite, two finite sets containing of M and N elements respectively, then A cross B consists of Mn elements। वो तो मैंने दिखाया था Mn ordered pairs। So the total number of subsets of A cross B I is 2 to the power M into N, and hence 2 to the power Mn relations can be defined from A to B। जैसे होता है सबसेट्स का, हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि किसी सेट के सबसेट्स कितने होते हैं, तो 2 टू द पावर करके होता है। जैसे मान लो सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर n एलिमेंट्स। अब यहाँ पर A क्रॉस B में कुल m इंटू n एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए उसके सबसेट्स कितने होंगे, 2 टू द पावर mn। तो आप 2 टू द पावर mn रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। अब आइए कि डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन किसको कहते हैं। तो डोमेन ऑफ रिलेशन जो होगा वो ए होता है, ए बी बिलोंगिंग टू आर अगर है तो उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन कहलाता है, और जो रेंज है वो दूसरा एलिमेंट कहलाता है, बी कहलाता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन कैसे लिखोगे, इनवर्स रिलेशन में उल्टा करके लिखते हैं। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होगा, है ना। रिलेशन ऑन ए सेट, लेट ए बी अ नॉन वॉइड सेट, मतलब कि एम्प्टी सेट ना हो, देन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इटसेल्फ इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन द सेट ए। खाली एक ही सेट है तो रिलेशन ऑन ए सेट अगर बोला जाता है किसी एक सेट पे, तो उसी का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसमें ए क्रॉस ए करके और उसका सबसेट बोला जाता है। ठीक, ये हुआ रिलेशन का। अब आइए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या होता है, वॉइड रिलेशन होता है, जो एम्प्टी रिलेशन है उसको वॉइड रिलेशन बोला जाता है। ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन फाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, सो दैट दिस इट इज अ रिलेशन ऑन द सेट ए, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द वॉइड और एम्प्टी रिलेशन ऑन ए। यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन ए क्रॉस ए इज नोन एज द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। फिर आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन आई ए इज इक्वल टू ए डॉट ए, माने ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कि दोनों एलिमेंट सेम हो, है ना, ए और इधर वाला भी सेम हो तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाता है। इट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। अच्छा, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड
reflexive, said to be reflexive if every element of A is related to itself. ये नोट करिए, every element of A is related to itself. ये ध्यान दीजिएगा. R is reflexive implies and implied by A belongs to R for all A belonging to capital A. तो इसमें नोट कर लीजिए. The identity relation on a set is always reflexive, but a reflexive relation need not be the identity relation. माने आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो किसी सेट में हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, बट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नीड नॉट बी द आइडेंटिटी रिलेशन. इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखना चाहें तो इसमें ये है कि अगर ए में मान लो कि इस तरह से है, ए में तुम्हारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 है. ठीक, तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर आपको डिफाइन करना है, मैंने आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, तो इसके रिलेशन में तो ये भी हो सकता है कि हर एक एलिमेंट सबसे रिलेटेड हो. तो आप इसको क्या करोगे, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए. ठीक है, इस तरह से. तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हुआ. अब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ये तो रिफ्लेक्सिव है ही है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से रिलेटेड है. लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि इससे बड़ा भी हो सकता है. जैसे 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है. ठीक है, अब साथ में हमने कोई और डाल दिया 1 2 है, तो ये भी आपका रिफ्लेक्सिव है. ठीक है, क्योंकि इस सेट के रिस्पेक्ट में ये प्रत्येक एलिमेंट प्रत्येक से है, बाकी कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है. रिफ्लेक्सिव के लिए ये वाले होने चाहिए, मैंने 1 2 1, मैंने ये 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, जितने एलिमेंट इसमें है. मैंने कि अगर यहाँ 4 होता तो 4 4 भी होना चाहिए था, है ना. और साथ में कोई और एलिमेंट हो ना हो तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, है ना. ये चीज ध्यान दीजिएगा. फिर उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंगिंग टू आर होना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू ए. ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स. ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है गेट वगैरह में कि रिफ्लेक्सिव है, मैंने सिमेट्रिक है, तो उसका रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कंडीशन होना चाहिए. तो आर इज इक्वल टू आर इनवर्स होना चाहिए. ठीक है, फिर आइए ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन ए सेट ए is said to be transitive relation if and only if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. मतलब कि इसका जो पहला एलिमेंट है और इसका जो आखिरी एलिमेंट है उनको मिला के होना चाहिए. अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए जरूरी है कि ये और ये सेम हो. ठीक है, बी जैसे सेम हो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, है ना. फिर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आता है. एंटी सिमेट्रिक, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी. माने ए बी और बी ए अगर है तो दोनों बराबर होंगे फॉर ऑल ए बी इन ए. अब इक्वलेंस रिलेशन. इक्वलेंस रिलेशन वो होता है जैसे ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्वलेंस रिलेशन ऑन ए इफ इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव. ठीक है, अगर वो रिलेशन जो भी आप चेक कर रहे हो वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वलेंस रिलेशन. इसी तरह से एक आता है पोसेट. पोसेट करके आता है, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट. ठीक है, पोसेट. तो पोसेट के लिए शर्त क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए. एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए और साथ में होना चाहिए रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ये होना चाहिए आपके ट्रांजिटिव होना चाहिए.
ट्रांजिटिव होना चाहिए। 3 होंगे तो पोसेट बोला जाता। आपके कोर्स में है। अब अगर इसमें केवल 2 है तो उसको क्वासाई ऑर्डर बोलते हैं। क्वासाई ऑर्डर मैंने पार्शल ऑर्डर ना होकर क्वासाई ऑर्डर बोला जाता है अगर 2 हैं खाली, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर तीनों हैं तो पोसेट बोला जाएगा। पोसेट में पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन, पार्शल ऑर्डरिंग रिलेशन, उसको शॉर्ट में जो है पोसेट लिखते हैं लोग। सेट असल में बोला जाता है पार्शल ऑर्डर्ड सेट, तो PO सेट अलग से लिख दिया। तो हम लोग अभी चूंकि रिलेशन पढ़ रहे हैं तो रिलेशन बोलेंगे बार बार, बाकी वैसे पोसेट ही लिखना चाहिए। आप लोग सब लोग जितने लोग हो, मैंने CS ब्रांच में जितने लोग हो, ये वीडियोस आप लोग देखा करिए। मैं एक दिन टेस्ट लूंगा गूगल क्लासरूम में, देखूंगा कितना आप लोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। नहीं तो फिर नंबर अपलोड नहीं करूंगा उसमें, जो मान लो इसके बाद आएगा नंबर अपलोड करने का, तो आई विल नॉट कंसिडर दैट। ठीक है, उसको ध्यान से देख करिएगा। अच्छा, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन अब देखिए। इररिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको कहते हैं? रिलेशन R ऑन ए सेट A इज कॉल्ड इररिफ्लेक्सिव इफ नो माने नहीं, नो A belongs to R holds for every element of A belonging to A। मतलब कि पूरे सेट में आपका मतलब कि ये उसका उल्टा होता है, रिफ्लेक्सिव का उल्टा इररिफ्लेक्सिव बोला जाता है उसको। ठीक है, फिर एसिमेट्रिक होता है। एसिमेट्रिक इज ऑपोजिट टू सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on a set A is called asymmetric if no BA belonging to R when AB belongs to R, no BA belonging to R when AB belongs to R। ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब ये है कि सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस आर नॉट ऑपोजिट माने ऑपोजिट नहीं होते हैं, because a relation can contain both the properties। लेकिन a relation is asymmetric if and only if it is both antisymmetric and irreflexive। माने asymmetric तभी होगा जब antisymmetric हो और साथ में irreflexive हो। ठीक है, इतने सारे रिलेशंस आपके हैं कोर्स में। अब इसके बाद होता है जो गेट लेवल पे आता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन ए सेट विद n एलिमेंट्स, माने उस सेट में n एलिमेंट्स हैं तो 2 to the power n into n-1 होगा। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे विद अ सेट ऑफ n एलिमेंट्स? 2 to the power n into n+1/2। नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होंगे विद n एलिमेंट्स? तो 2 to the power n into 3 to the power n into n-1/2। एसिमेट्रिक कितने होंगे? तो एसिमेट्रिक होगा 3 to the power n into n-1/2 होगा। फिर इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे? तो 2 to the power n into n-1 होगा। सर एक चीज नोट करिए कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव दोनों की संख्या सेम रहती है। ठीक है, माने रिफ्लेक्सिव की जितनी संख्या होगी, ये जो इतना लिखे हो 2 to the power n into n-1, और इररिफ्लेक्सिव की उसकी सेम होती है 2 to the power n into n-1 करके। ये चीज देख लीजिएगा। ये जो है जैसे अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हों, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन ए सेट विद n एलिमेंट्स, तो होता है 2 to the power n into n-1/2। ध्यान दीजिएगा। R is not reflexive does not imply R is irreflexive, है ना। कहने का मतलब है कि अगर R रिफ्लेक्सिव नहीं है तो जरूरी नहीं कि वो जो है इररिफ्लेक्सिव हो। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया है, अगर A सेट है 1 to 3 एलिमेंट्स और रिलेशन हमने लिया है एक सेट
1 1। तो इसमें क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 1 1 का है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। और इररिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है, इररिफ्लेक्सिव क्योंकि 1 1 रिलेटेड है। उसमें बोला है इररिफ्लेक्सिव में कि कोई भी अपने से स्वयं से रिलेटेड वाले एलिमेंट्स ना हो। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। R is asymmetric implies that R is reflexive, irreflexive। तो अगर R asymmetric है तो इसका मतलब वो irreflexive भी होगा। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। AB belongs to R, AB belongs to R and BA does not belong to R। This implies that for all AB belonging to R, A not equal to B है। Thus for all A belonging to R, AA does not belong to R, therefore R is reflexive, irreflexive। देखिए AB belonging, asymmetric के लिए रूल क्या था? asymmetric के लिए ये था रूल ना आपका, ये कहाँ गया? ये asymmetric के लिए क्या होना चाहिए कि no BA belonging to R when AB belongs to R। BA नहीं होगा अगर AB belongs to R है। तो आपने क्या लिखा? R is asymmetric implies R is irreflexive। तो आपने AB belongs to R है, AB belongs to R और BA does not belong to R। तो this implies that for all AB belonging to R, A not equal to B होगा। जब ये चीज ये रहेगा ही नहीं तो ये इसके बराबर नहीं होगा कभी भी, है ना। 10 for all A belonging to R, AA does not belong to R। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये चीज होगा नहीं ऐसे करके, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, R is not symmetric does not imply that R is anti-symmetric। अगर R सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि R एंटी सिमेट्रिक हो। A सेट आपने लिया 1 2 3, अब आपने कोई रिलेशन इस तरह से डिफाइन कर लिया 1 2 2 3 और 3 2। तो 1 2 क्या है? तो 1 2 है, अगर सिमेट्रिक होना है तो 2 1 भी होना चाहिए था, 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए था। तो एक रिलेशन तो ये बन रहा है, लेकिन क्या 2 2 मैंने 2 3 और 3 2 ये तो ये दोनों क्या बराबर है? 2 इक्वल टू 3 नहीं होता है और 1 2 का ये मतलब कि सिमेट्रिक भी नहीं है, एंटी सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, इस तरह के आपको रीजन आउट करने आने चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं, सारे तो पॉसिबल नहीं है ऐसे वीडियो में करने के लिए। अच्छा, वो जो है क्योंकि काउंसलिंग में भी रहते हैं तो इसीलिए आपको लाइव क्लास और ये सब नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आप उसको जो है वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। वीडियोस इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो आपको जो है वो रहेगा कि कैसे क्या करना है ना। अब इसमें आता है एक जो है ये एग्जाम्पल, सवाल कैसे करोगे। सवाल में जैसे ये होता है, जैसे एग्जाम्पल सपोज करो कि हमने ए एक सेट ले लिया है। ठीक है, ए सेट लिया है, ए सेट लिया 1 2 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यह आपको देखना है। तो ये एग्जांपल्स हैं। R1 ले लिया 1 2 3, R2 ले लिया 1 1 1 2 1 3, R3 हमने 5 लिया है, माने एम्प्टी सेट, वॉइड सेट जिसको बोलते हैं। R4 A क्रॉस A और R5 लिया हमने 2 2 3 3 और 1 2 इस तरह से, और R6 हमने लिया 2 3 1 2। अब देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए R1 रिफ्लेक्सिव क्यों है, ये हमने इस तरह से लिखा है R1 रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सारे एलिमेंट इसमें कुल कितने एलिमेंट है? 3 है और तीनों स्वयं से रिलेटेड है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि ए बी है और बी ए भी है ना। अच्छा, ट्रांजिटिव क्यों है? क्योंकि 1 1 के साथ देखिए जो आपका वो है दूसरा पार्ट है नहीं, तो इसको जैसे 1 1 है तो सेम ही हो गया,
माने कि ट्रांजिटिव के लिए होता क्या है, ए बी है, बी ए होगा, अगर मैंने बी सी होगा, ए बी बी सी, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम सेम है, इसीलिए ये चल जा रहा है। अच्छा, R2 क्या है, R2 में 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, तो ये क्या है, न रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि 1 1 है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, और सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था, है ना। और एक होता है ये, जैसे ट्रांजिटिव क्यों है, ट्रांजिटिव में ये बोला जाता है, एक आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, नैंड गेट पढ़ोगे, इसी में है नैंड गेट। तो उसमें होता है कि अगर जैसे मान लो कि पहला जैसे 1 2 है, ये ट्रू है, और साथ में जो इसका दूसरा होना चाहिए जैसे 2 3 या वो अगर नहीं है तो ट्रू फॉल्स लेके चलोगे तो वो ट्रू फॉल्स होता है, तो उसका रिजल्ट आता है ट्रू। इस तरह से ट्रू हुआ, फिर फॉल्स हुआ, फिर उसका रिजल्ट आएगा ट्रू आता है। ये नैंड गेट में आता है। नैंड गेट अभी तो इधर है नहीं, मैंने कि आगे पढ़ाएंगे उसको। तो वो चीज से ये होता है कि रिफ्लेक्सिव में अगर मैंने ट्रांजिटिव के लिए क्या है कि अगर कोई एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट भी है तो ट्रांजिटिव कहलाता है। कई बार गेट में पूछा गया है, ठीक है। फिर इसी तरह से फाई जो है, फाई को हमने R3 बोला है, तो फाई क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। माने फाई जो होता है वो सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। सिमिलरली इसी तरह से R4 जो है, R4 तीनों है, माने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। R5 में क्या है, R5 में आपका वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। जैसे 2 2 3 3 है, 1 1 नहीं है इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक क्यों नहीं है, 1 2 है, 2 1 नहीं है, और सो ऑन। इसी तरह से आप रीजन आउट करके सारे चीजों को आपको ऐसे करके आते हैं सवाल कि एक सेट दे दिया, रिलेशन दे दिया, बोला कि ये क्या क्या है, ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, और अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरह की चीजें आती हैं कोर्स में, तो आपको इसको बढ़िया से तैयार करना है। रिलेशन हुआ, अब नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा तो मैं आपको वो कराऊंगा, फंक्शन, रिलेशन, फंक्शन, और इनको चेक करने का तरीका। फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन में इंजेक्टिव, सुरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, है ना, ये सब चीजें आएंगी। और फिर डोमेन कैसे निकालते हो, रेंज कैसे निकालते हो रिलेशन का। कुछ लोग इंटर में पढ़े होंगे इसको, लेकिन अब है कोर्स में पहला यूनिट यही सब है, फिर पिजन होल एक्सपेरिमेंट है, और फिर ये यूनिट आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।